नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था व उससे संबंधित प्रमुख आंकड़े। दोस्तों, इस टॉपिक से उत्तराखंड के हर एक एग्जाम्स में 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक करंट से रिलेटेड है जिसके आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं। जो दोस्तों हमारा 30 जून को उत्तराखंड में आबकारी एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे गए थे। फ्रेंड्स, तो यह क्लास आपके आने वाले ARO मेंस, LT एग्ज़ाम और UKPCS प्री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम दोस्तों 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी नई वाली परीक्षावाड़ी है, न्यू एडिशन 2024, उससे पढ़ेंगे। इन सभी प्रश्न के अलावा दोस्तों आपको अदर फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और ये टॉपिक दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार किस जनपद में संयुक्त स्कंद कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून में। देहरादून में दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य में दोस्तों 1486 जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं जिसमें से 640 जॉइंट स्टॉक कंपनी देहरादून में स्थित हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जनपद हैं और इन पर्वतीय जनपदों में दोस्तों 961 जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं। बचे 2 मैदानी जिले, इन 2 मैदानी जिलों में दोस्तों 525 जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं। तो ये सभी आंकड़े आप याद रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आजकल आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है। तो राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है दोस्तों तो वह है वाणिज्य कर का है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वाणिज्य कर को ही दोस्तों बिक्री कर और व्यापार कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया तो वह 1 अप्रैल 2001 में दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों याद रखेगा। वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2001 को मिला था। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड दोस्तों देश का 11वां राज्य है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त करने वाले राज्य होते हैं तो उन्हें केंद्रीय सहायता में दोस्तों 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा दोस्तों ऋण के रूप में प्राप्त होता है। और जो दोस्तों सिंपल राज्य होते हैं तो उनमें 70% अनुदान के रूप में और 30% दोस्तों ऋण के रूप में दिया जाता है। मतलब समझिएगा कि अगर केंद्र सरकार किसी राज्य को 100 रुपये देती है तो उसमें से 70 रुपये दोस्तों माफ़ कर दिए जाते हैं और 30 रुपये जो होते हैं तो वह ऋण के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम कि जैसे उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वां राज्य है, तो देश में पहला राज्य कौन सा था जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों साल 1969 में भारत में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। वह है दोस्तों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। इन तीनों को दोस्तों एक साथ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद दोस्तों चौथे राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को 1971 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर दोस्तों 1972 में 3 नए राज्य बनते हैं और इन 3 राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये राज्य हैं दोस्तों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, फिर फ्रेंड्स 1975 में सिक्किम नया राज्य बना और सिक्किम को भी दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, और फिर आगे चलकर 1987 में भारत में 3 नए राज्य बनते हैं, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश।
इन 3 में से दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और यहाँ तक दोस्तों देश में 10 विशेष राज्य हो चुके थे। फिर उसके बाद साल 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। तो ये पूरी कहानी रही विशेष राज्य को लेकर। आप याद रखेगा ये क्वेश्चन दोस्तों आपके ओल जीके में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है दोस्तों कि राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ज्ञानोत्कर्ष योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तो वह व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो याद रखेगा कि ज्ञानोत्कर्ष योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो यह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगला प्रश्न दोस्तों बताना है आपको कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमें कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। कथन ए है दोस्तों कि राज्य में विकास के लिए बहुत अंततः शक्ति है। ठीक है, कारण आर है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, पर दोस्तों जो कारण आर है तो वह कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखेगा कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कथन ए उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों सही है। कारण आर है दोस्तों यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो दोस्तों यह भी सही है, मतलब कथन ए भी सही है और उसका कारण आर भी सही है। और दोस्तों कारण आर जो है तो वह कथन ए का भी सही स्पष्टीकरण कर रहा है। मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था क्या होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बाहर रोजगार के लिए जाता है और वहां से दोस्तों पैसा कमाकर ठीक है मनी ऑर्डर के रूप में अपने घर पर भेजता है, तो इसे ही दोस्तों मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड में क्या होता है कि रोजगार के लिए दोस्तों जो व्यक्ति हैं बेरोजगार लोग हैं तो वह दोस्तों प्रवास करते हैं और वहां से पैसा कमाकर दोस्तों अपने घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई? तो दोस्तों देहरादून में 30 जून 2006 को आरबीआई की शाखा खोली गई थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आरबीआई। यह दोस्तों भारत की केंद्रीय बैंक है जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप कमेंट करके बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है। तो प्रदेश में दोस्तों कुल कार्यशील जो जनसंख्या है तो वह 38.39% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब अगर राज्य में 100 लोगों की जनसंख्या है तो उसमें से सिर्फ 38.39% लोग कार्यशील हैं। ठीक है, और बचे हमारे 61.61%। ये दोस्तों आश्रित बोलेंगे इन्हें या फिर अकार्यशील बोलेंगे, इनकी संख्या भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे राज्य में 38.39% कार्यशील हैं, इनमें से भी 27% कृषक हैं, 6.38% कृषि श्रमिक हैं और दोस्तों 1.48 जो है दोस्तों तो वह घरेलू उद्योगों में कार्यरत हैं। ठीक है, और बचे दोस्तों शेष 38.75% ये दोस्तों अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो याद रखिएगा ये सभी आंकड़े
ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जब एग्जाम में आते हैं दोस्तों तो हम इन्हें नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक्यूरेट आंकड़े हैं दोस्तों 2024 के अनुसार, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक स्तर या क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे दोस्तों घट रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कि राज्य गठन के बाद अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, इसका योगदान दोस्तों धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, तो इसमें पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे दोस्तों बढ़ रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखेगा कि जो द्वितीय क्षेत्र होता है जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, तो वह दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें दोस्तों कारखाने, उद्योग आदि आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। राज्य योजना आयोग का गठन जो किया गया था तो वह दोस्तों 31 मार्च 2001 को किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और दोस्तों राज्य योजना आयोग को अब सेतु आयोग के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेगा। करंट का क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है वही दोस्तों राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो राज्य वित्त आयोग के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे R.K. धर, और वर्तमान में दोस्तों 5वां वित्त आयोग चल रहा है और 5वें वित्त आयोग के इंदु कुमार पांडे दोस्तों अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बताना है आपको केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। तो दोस्तों राज्य में निर्धन लोगों का जो प्रतिशत है तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी 11.26%। और ये आंकड़े दोस्तों 2011-12 के अनुसार हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई थी दोस्तों केंद्रीय योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता का क्रम है। तो दोस्तों केंद्र योजना के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें शहरी जो निर्धनता है तो उसका प्रतिशत है दोस्तों 10.62%। ठीक है, और जो ग्रामीण निर्धनता है उसका प्रतिशत है 10.48%। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई। तो जीएसटी ये दोस्तों लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जीएसटी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पांचवा राज्य बना था। पूरे देश में दोस्तों जीएसटी जो लागू की गई थी तो वह 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि देश का पहला राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया तो वह है दोस्तों असम राज्य है। ठीक है, जीएसटी दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और जिसकी फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो दोस्तों उत्तराखंड में वन संपदा, पर्यटन और खनन ये दोस्तों प्रमुख आय के स्रोत हैं, जबकि फिल्म उद्योग यह दोस्तों आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है तो वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और लास्ट होता है दोस्तों 31 मार्च को। ठीक है,
तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है दोस्तों कृषि व पशुपालन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पर्वतीय भाग है और उसका जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कृषि व पशुपालन आजीविका का प्रमुख स्रोत है, जबकि दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है तो उसका प्रमुख आय का स्रोत पर्यटन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रिंगाल। तो रिंगाल से दोस्तों मोष्टा को बनाया जाता है जो कि एक हस्तशिल्प सामग्री है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो दोस्तों देश आज़ादी से पहले राज्य में व्यापार जो होता था तो वह मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा किया जाता था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको कि राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना यह दोस्तों लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1984 में की गई, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है कि सेंचुरी पेपर एंड पल्प। ठीक है, और ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कत्था की फैक्ट्री ये दोस्तों आपकी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कत्था जो निकाला जाता है तो यह दोस्तों खैर के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसका कारखाना दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है आपको कि पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना और दुसाले आदि मिलते हैं, तो ये दोस्तों मुनस्यारी क्षेत्र है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मुनस्यारी दोस्तों पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर है, जो दोस्तों साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, ऊनी, दुसाले आदि बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निमांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो दोस्तों जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उस समय 11वां वित्त आयोग चल रहा था और 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 में की गई, इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। जीबी पंत चीनी मिल तो ये दोस्तों किच्छा में स्थित है। ठीक है, HMT घड़ी इकाई तो ये दोस्तों रानी बाग नैनीताल में स्थित है और BHEL भेल तो यह दोस्तों हरिद्वार के रानीपुर में ही स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने मैच किया इन सभी को और इसका जो सही आंसर रहेगा तो वह रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये कुट जो है दोस्तों सही है। और दोस्तों जो हमारा आबकारी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न करने की हैबिट्स बनानी पड़ेगी जिससे दोस्तों आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य की अधिकांश कागज मिले हैं। तो राज्य की अधिकांश कागज मिले जो है तो वह दोस्तों उधम सिंह नगर जिले में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्य में दोस्तों 14 बड़े कागज उद्योग हैं जिसमें से 13 उधम सिंह नगर में है और एक जो है दोस्तों तो वह आपका नैनीताल में है, सेंचुरी पेपर मिल। ठीक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। अगला प्रश्न है कि राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई।
तो राज्य में दोस्तों मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी तो वह झिरोली अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो मैग्नेसाइट के लिए दोस्तों अल्मोड़ा का झिरोली प्रसिद्ध है और एक आता है दोस्तों चंडाक पिथौरागढ़। तो ये दोनों स्थान जो है दोस्तों मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया, कत्था उद्योग के लिए दोस्तों हल्द्वानी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई। तो 30 जून 2006 को आरबीआई की शाखा देहरादून में स्थापित की गई थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल यह दोस्तों काशीपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1819 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। यह नीति लागू रहेगी। तो ये नीति जो लागू रही 10 सालों तक रही थी, मतलब 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास नया एडिशन है परीक्षावाणी का तो आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बताना है दोस्तों निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है। तो दोस्तों सिडकुल के द्वारा काशीपुर क्षेत्र विकसित नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंतनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, सैलाकुई ये दोस्तों सिडकुल के द्वारा विकसित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब भेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो भेल दोस्तों यह रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये रानी करके जो क्षेत्र हैं आपको याद रखना है कि रानी बाग नैनीताल में, रानीपुर हरिद्वार में, रानी पोखरी जो कि सीमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है ये देहरादून में स्थित है, और रानी खेत जो कि उत्तराखंड का फेमस पर्यटक स्थल है यह दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, भेल की जो स्थापना की गई थी 1964 में की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT ये दोस्तों रानी बाग नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और वर्तमान में दोस्तों यह फैक्ट्री बंद है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। तो सीमेंट फैक्ट्री ये दोस्तों रानी पोखरी देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के 13 जनपदों में से किस जनपद में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग हैं, तो उसका जो सही आंसर रहेगा तो वह दोस्तों देहरादून रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है। तो दोस्तों कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो स्थापित है तो वह आपकी रानी खेत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इस फैक्ट्री की जो स्थापना की गई थी तो वो 1953 में दोस्तों प्रजापति जोशी के द्वारा की गई, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं। तो अभी आपको बताया था कि राज्य की सर्वाधिक जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं तो वह देहरादून में स्थित हैं। 39वां प्रश्न है कि निम्न उद्योग व स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न जो उद्योग दिए हैं दोस्तों तो हमें उन्हें मैच करना है कि वह सही हैं या गलत हैं। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ये दोस्तों ऋषिकेश में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो रायपुर देहरादून में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ये दोस्तों लैंसडाउन में स्थित है। वैक्सीन कारखाना यह दोस्तों रानी खेत में स्थित नहीं है, यह पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग यह सर्वाधिक नैनीताल में है। कालीन उद्योग
के लिए जो प्रसिद्ध है, पिथौरागढ़ का मुनस्यारी प्रसिद्ध है। ताम्र उद्योग के नाम से दोस्तों अल्मोड़ा को जाना जाता है और कत्था उद्योग के लिए दोस्तों हल्द्वानी को जाना जाता है। पर यहाँ पर है दोस्तों देहरादून, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा राइट रहेगा। इसमें पूछा था कि कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कत्था उद्योग दोस्तों देहरादून में नहीं है, ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न है हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये की गई है काशीपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। हथकरघा उद्योग की स्थापना जो की गई 1972 में की गई थी। एनडी तिवारी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। सिल्क पार्क की स्थापना दोस्तों देहरादून में की जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में खेल के सामान बनाने के लिए सर्वमुख जनपद है। तो सर्वमुख जनपद जो है दोस्तों तो वह आपका नैनीताल है, ठीक है। तो सर्वाधिक गेम्स के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो वह दोस्तों नैनीताल में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। तो अल्मोड़ा में दोस्तों पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है, इसीलिए दोस्तों अल्मोड़ा को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो रिंगाल का उपयोग दोस्तों कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजटीय घोषणा में किस जनपद में राजकीय वृद्ध आश्रम स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों देहरादून में राजकीय वृद्ध आश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई थी वर्ष 2023-24 के बजट में, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है। तो सिटकुल से संबंधित दोस्तों रुड़की नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सिटकुल की फुल फॉर्म होती है स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों HAL जिसे हाल के नाम से जाना जाता है ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित नहीं है। CBRI ये भी उत्तराखंड में है, ONGC भी स्थित है और VHEL भेल भी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। 49वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी। तो जिला सहकारी बैंक की संख्या दोस्तों उत्तराखंड में न्यूनतम रही है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उत्तराखंड में वेट किस प्रकार या किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। वेट मूल्य वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, मूल्य वर्धित कर, ये जो है दोस्तों ये लागू किया गया था 1 अक्टूबर 2005 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और वेट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य था, ठीक है। अब इसके स्थान पर दोस्तों GST लागू है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय खर्च जो था तो वह दोस्तों 1726 था। और यह प्रश्न दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए ये वाला प्रश्न भी हमारा कनिष्ठ सहायक 2023 में पूछा गया है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत रहा है। तो ये रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 44.98%, ठीक है, सॉरी 42.92%, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्षों और उससे अधिक थी। तो ये थी दोस्तों ऑप्शन बी 6.6%। ठीक है, तो 2021-22 में दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए थे साल 2019-20 के लिए, जिसमें बेरोजगारी दर जो थी तो वह दोस्तों 6.6% रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो यह है दोस्तों 20 लाख रुपए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग नीति 2015 आई थी, तो उसमें दोस्तों महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की जो अधिकतम सीमा है तो वह 20 लाख रुपए है। 55वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? यह भी प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है वन आरक्षक 2023 में, मतलब फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो हुआ था 2023 में, उसमें यह पूछा गया था, जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 6.090 हजार मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया वन आरक्षक 2023 में, और जो आबकारी एग्जाम हुआ है 30 जून को, इसमें भी यह दोस्तों पूछा गया है, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हिमाद्री ब्रांड के नाम से। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी दोस्तों हस्तशिल्प उत्पादक हैं या उत्पाद हैं, तो उन्हें जो बेचा जाता है भारत के दूसरे राज्यों में हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग जनपद में। 58वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक क्या थी? तो ये थी दोस्तों केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो केमिकल प्रोडक्ट्स दोस्तों सबसे ज़्यादा निर्यात किए गए हैं 2021 तक। ठीक है, और ये भी प्रश्न दोस्तों आपका वन रक्षक 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों भारत सरकार के राजस्व अनुदान से। मतलब दोस्तों जो हमारा 24-25 का बजट पेश हुआ 2024-25 का, उसमें जो था दोस्तों, तो उसमें राज्य की कर राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक अनुदान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उससे पहले जो प्राप्त होता था तो वह दोस्तों भारत सरकार के राजस्व अनुदान से प्राप्त होता था। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई है दोस्तों अक्टूबर 2021 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इससे भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन बना था 30 जून को कि एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद में किन उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो उसका जो आंसर था तो वह था दोस्तों ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद और सेब उत्पाद। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, हम दोस्तों अभी आगे पढ़ेंगे कि एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले में किस उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जनपद दो उत्पाद ODTP, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये योजना दोस्तों अक्टूबर 2021 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को
वैश्विक पहचान दिलाना, परंपरागत एवं शिल्प उद्योगों का विकास तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसकी विशेषता है दोस्तों। इसके माध्यम से सभी 13 जनपदों में 2 प्रमुख स्थानीय उत्पादों की पहचान डीएम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्थानीय उत्पादों का आवश्यक रॉ मटेरियल एवं नई तकनीक के आधार पर विकास कर उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इसके तहत निम्न उत्पादों को पहचान जिलेवार किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अल्मोड़ा में दोस्तों वाल मिठाई व ट्वीट मतलब कपड़ा, इन दो को दोस्तों विशेष पहचान दी गई है। मतलब यहाँ के जो 2 उत्पाद हैं तो वह बाल मिठाई व ट्वीट हैं। बागेश्वर की बात करेंगे तो पीतल उत्पाद व मंडुआ के बिस्किट। ठीक है, इन 2 उत्पादों को विशेष पहचान दी गई है। चंपावत में दोस्तों लोह उत्पाद व हस्तशिल्प उत्पादों को पहचान दी गई। चमोली में दोस्तों हथकरघा उत्पाद व हर्बल तेल। देहरादून में बेकरी उत्पाद व मशरूम को दोस्तों। हरिद्वार में गुड़ व शहद से बनी वस्तुओं को विशेष पहचान दी जा रही है। नैनीताल के जो 2 उत्पाद हैं तो वह दोस्तों एपण क्राफ्ट व कैंडल क्राफ्ट हैं। पौड़ी गढ़वाल, यहाँ भी दोस्तों हर्बल उत्पाद व लकड़ी के फर्नीचर। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। टिहरी गढ़वाल की बात करेंगे तो फाइबर उत्पाद व टिहरी नाथ। ठीक है, ये 2 उत्पादों को विशेष पहचान दी जा रही है। उत्तरकाशी की बात करेंगे जो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, ऊनी हस्तशिल्प व सेब उत्पाद, इन 2 उत्पादों को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ में दोस्तों ऊन उत्पाद व मुनस्यारी राजमा को। रुद्रप्रयाग में मंदिर कलाकृति उत्पाद व प्रसाद उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उधमसिंह नगर की बात करेंगे तो यहाँ पर मेंथा ऑयल व मुंज घास, इन उत्पादों को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो हमने पढ़े ODTP 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स योजना के अंतर्गत किस जिले में किस उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम GI टैग के बारे में जानेंगे। तो GI टैग दोस्तों उत्तराखंड के लिए खास है। ठीक है, तो GI टैग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है, मतलब भौगोलिक सांकेतांक। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों GI टैग की सूची में 18 उत्पादों के नाम शामिल किए गए हैं। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के 18 उत्पादों को 17 से 21 नवंबर 2023 को GI महोत्सव में, ठीक है, GI टैग प्राप्त हुआ है। और ये महोत्सव दोस्तों देहरादून में मनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों इन 18 उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद कुल GI टैग उत्पाद 27 हो चुके हैं। ठीक है, एक बार नज़र मार लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से उत्पाद हैं। मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल राजमा, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना, लाखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, वेरीनाग चाय, विछुबा, फाइबर, मोमबत्ती, पिछोरा और मुखोटा और दोस्तों लकड़ी कला। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों GI टैग उत्पाद हैं उत्तराखंड में। दोस्तों 2022 से पहले उत्तराखंड में 9 GI टैग उत्पाद थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सभी हमने दोस्तों जाने हैं एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, और जो हमने दोस्तों इस टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं ये आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि GI टैग एक्ट किस वर्ष आया था। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को 10 साल के लिए एक विशेष पहचान दी जाती है। ठीक है, तो
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको एग्ज़ाम में पूरी हेल्प करेगी, ये दोस्तों मेरी गारंटी है। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोस्तों वह टॉपिक ज़रूर कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।